अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पाक गरीजन एजुकेशनल सिस्टम। आई एम दस्तगीर, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। आज उसका जो लेक्चर है वो स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है उसकी आउटलाइंस आज डिस्कस करेंगे जी। एवोगैड्रोज लॉ इन डिटेल, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन डिटेल, कैलकुलेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस बाय यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं जी एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस at the same temperature and pressure contain equal number of molecules या फिर moles। क्लियर? अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये डेफिनेशन क्या कह रही है एग्जाम्पल से और इजी समझ लगेगी। एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल। लो जी, हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन गैस है और उसका एक मोल जो है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे जब हम एक मोल हाइड्रोजन गैस लेंगे, ठीक है। और उसमें जो मैस होगा वो 2.016 ग्राम होगा। इसी तरह से अगर हम एक मोल लें, 1 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है, तो उसमें 12 होता है कार्बन का और 1 होता है 1.008 होता है हाइड्रोजन का। चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक है जी। कितनी मोल हमने ली है जी? 1 मोल। और इसमें पार्टिकल कितने होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल कितने होंगे? 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और ये इसमें जो 1 मोल जब हम मीथेन लेंगे तो जो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसको हम कहते हैं जी 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। इसी तरह से तीसरी जो एग्जांपल है हमारे पास, डेट इज अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर 1 मोल लें हम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल में कितने होते हैं जी? अगर आपसे कोई टीचर कहे कि जाओ 1 मोल ऑक्सीजन लेके आओ, तो आप 6.02 10⁻23 पार्टिकल तो ना करना शुरू कर देगा। तो जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं मैस में तो वो कितना होता है जी? 32 ग्राम। तो इतनी ऑक्सीजन आप लेके आऊँ। और इसमें जो पार्टिकल होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे जी ऑक्सीजन के। और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा बाय ऑक्सीजन 1 मोल, वो कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखें, इनके जो मैसेज हैं वो डिफरेंट है, लेकिन 1 मोल जब हम तीनों का लेंगे या किसी भी गैस का 1 मोल लेंगे तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे? हर एक के लिए 6.02 10⁻23 6.02 10⁻23 हमने 3 यहाँ पे गैस ली, तो 3 को लिए जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इतने ही होंगे। और जो 1 मोल हमने गैस ली है, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, जो वॉल्यूम कंटेनर में घेरेगी, वो कितना होगा जी? वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। क्लियर? और आपको पता है कि जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है वो 1 लीटर के इक्वल होता है। यहाँ पे हम इसको लीटर भी कह सकते हैं, 22.414 लीटर या डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। दिस इज अबाउट एवोगैड्रोज लॉ। अब यहाँ पे बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि मैसेज डिफरेंट है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं जी? वो सेम है, और जो वॉल्यूम है वो भी क्या है? सेम है। मॉलिक्यूल्स एंड
वॉल्यूम क्या है जी, सेम है जब हम 1 मोल गैस लेंगे। कंडीशन लाजमी याद रखनी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास मैसेज डिफरेंट हैं लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और जो वॉल्यूम है वो सेम है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ बहुत इजी सी ऐसे है कि देखें, जो मैस और साइज़ होता है वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वॉल्यूम पे। कैसे? क्योंकि देखें, अगर आप जब भी हम 1 डज़न कहते हैं, 1 डज़न का मतलब होता है 12 चीज़ें। ऐसे ही अब लेट्स सपोज अगर आप 1 डज़न, ठीक है, एग्स ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि 1 डज़न जो एग्स होंगे उनका जो साइज़ होगा वो छोटा होगा। क्लियर? उनका साइज़ क्या होगा जी, छोटा होगा। और अगर आप 1 डज़न कोई दूसरी चीज़ ले रहे हैं जिसका साइज़ क्या है, बड़ा है, अब ये देखें कि ये भी 12 ही चीज़ें हैं, 12 ही एग हैं, और यहाँ आप कोई फुटबॉल या कोई और दूसरी चीज़ भारी ले रहे हैं तो वो भी 12 ही हैं। इट्स मीन डैट कि जब हम 1 डज़न कहते हैं तो उसका मतलब ही 12 होता है। इज़ इट क्लियर? तो अब देखें, इसमें ज़रूरी नहीं कि जो 12 अंडे आपने लिए हैं उनका मैस जो दूसरी आपने 12 चीज़ें ली हैं उनके बराबर हो, नहीं, लेकिन जो नंबर हैं ये भी 12 हैं, ये भी 12 हैं, लेकिन उनके मैस क्या हैं, वो मैस डिफरेंट हैं और उनका जो साइज़ है वो भी क्या है, डिफरेंट है। इस तरह से अगर आप एक गैस ले रहे हो जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं जी, स्मॉल, और एक आप दूसरी गैस ले रहे हो जिसमें जो मॉलिक्यूल हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करो तो जो हाइड्रोजन है उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, और इसका मैस कितना है जी, 2.016 ग्राम होगा, ठीक है, 2.016 ग्राम होगा हाइड्रोजन का। जब हम 1 मोल लेंगे और ऑक्सीजन का कितना होगा, 32 ग्राम होगा। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, जो आपकी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं जो 1 मोल हमने लिए, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल हैं वो छोटे हैं, तो वो भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे जितना कि ऑक्सीजन ऑक्यूपाई करेगी। लेकिन ये है कि मे बी जो ऑक्सीजन है उसके मॉलिक्यूल क्या हों जी, वो बड़े हों साइज के ऐसे। तो जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ ये ऑक्सीजन के लिए। अब इन दोनों ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है वो इन्होंने 22.414 डेसीमीटर क्यूब ही करना है जब हम दोनों का 1 मोल लेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो दोनों ही खुद को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वॉल्यूम ये इतना ही ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि जो साइज़ और मैस है वो वॉल्यूम पे असरअंदाज नहीं होता, इसलिए दोनों वॉल्यूम इतना ही ऑक्यूपाई करेंगे। हाँ, चांसेस हैं कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, वो थोड़ा सा दूर दूर होके खुद को एडजस्ट कर लें। आना उन्होंने 22.414 डेसीमीटर क्यूब में ही है, लेकिन जो आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े पास होके एडजस्ट कर लेंगे। सिर्फ बात इतनी सी है कि आना इतने ही वॉल्यूम में है, कुछ दूर दूर होके एडजस्ट कर लेंगे और थोड़े से, और कुछ जिसके जिसका साइज़ बड़ा है मॉलिक्यूल का वो करीब करीब हो जाएंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे 5 प्रिंसिपल एक रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, 5 प्रिंसिपल क्या हैं जी, एक रूम में बैठे हुए हैं, और एक ही रूम में 5 प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि काफ़ी हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो उन्होंने भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है। और अब वो उठ के चल गए, अब दूसरे 5 प्रिंसिपल आ गए तो उन्होंने भी वॉल्यूम उतना ही ऑक्यूपाई करना, लेकिन जो दुबले पतले हैं प्रिंसिपल वो थोड़ा सा खुले खुले होकर बैठ जाएंगे, और जो थोड़े से मोटे हैं वो थोड़ा सा पास होकर बैठ जाएंगे, वॉल्यूम इक्वली ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो मैसेज और जो साइज़ होता है वो अफेक्ट नहीं करता वॉल्यूम को। तो इसलिए हर एक का जो वॉल्यूम है वो देखें कि कितना जी, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी और मीथेन के लिए भी। लेकिन इनमें मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हैं जी,
वो भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। जिस तरह 1 डजन का मतलब होता है कि 12 चीज़। चलिए जी, इस तरह से अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ठीक है, इस तरह से हीलियम की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, यहाँ पे हमने देखा कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने। और अगर कोई बंदा आपसे पूछे, डस्टर ज़रा मैं देख लूँ, अगर कोई बंदा आपसे पूछे जी कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा, किसका जी, आपके पास ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का या मीथेन का, यहाँ पे तो इतने डेसीमीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा, फिर हम क्या करेंगे फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 22.414 को इस पे क्या करेंगे 6.02 10 रेज़ पर 23 से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा जी, वो आएगा 2.68 इंटू 10 रेज़ पर 22। अब देखें कि अगर हम प्रेशर भी चेंज करें और टेम्परेचर भी चेंज करें, ठीक है, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी चेंज करें, लेकिन हमने चेंज इक्वली करना है, ठीक है, तो फिर भी क्या होगा कि हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 2.68 10 रेज़ पर 22 होंगे। इस तरह से अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में कंपैरिजन करना चाहते हैं, अब हमने ये 1 डेसीमीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, पहले 22.414 डेसीमीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल थे, अब क्या है जी 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने हैं जी, इतने हैं। इसी तरह से 1 डेसीमीटर क्यूब में पहले जो मैस था ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का 2.016 था और ऑक्सीजन का 32 ग्राम था। अब ये था 22.414 डेसीमीटर क्यूब में, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। जिस तरह से आप कहते हो कि 10 किताबों की कीमत है जी, लेट्स सपोज कि आपके पास है जी 200 है, तो एक की कितनी होगी, तो हम क्या करते हैं कि 10 को 200 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा जी, 1 डेसीमीटर क्यूब में जो मॉलिक्यूल होंगे वो इतने होंगे और जो मैस होगा 1 डेसीमीटर क्यूब में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वो इतना होगा। इस तरह, लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ऑक्सीजन है वो 16 टाइम्स हैवियर है देन हाइड्रोजन, ठीक है, 16 गुना भारी है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जब हम कंपैरिजन करते हैं उनके मैसेज के लिहाज से। इस तरह से एट रूम टेम्परेचर 1 मॉलिक्यूल एट a distance of 300 times from its own diameter। जैसे मिसाल के तौर पर डायमीटर क्या होता है कि सर्कल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का जो डिस्टेंस होता है वो डायमीटर होता है। इस तरह से एक मॉलिक्यूल यहाँ पे तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 300 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को एडजस्ट करके वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेंगे फॉर 1 मोल ऑफ गैस, वो हर एक के लिए क्या होगा जी, इतना होगा। करिए जी, उसके बाद जी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को एक्सप्लेन करते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग, यानी जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती गैसेस, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 10 डेसीमीटर क्यूब का वेसल है, सिलेंडर है, 3 आपके पास 10 डेसीमीटर क्यूब के क्या है जी, सिलेंडर है, जिसमें हाइड्रोजन गैस हमने ली है, मीथेन गैस ली है और ऑक्सीजन गैस ली है, और इसका वॉल्यूम कितना है, तीनों के लिए कितना है 10 डेसीमीटर क्यूब, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। तो जितना, अब देखिए जो हाइड्रोजन है इंडिविजुअली सेपरेटली आइसोलेटेड, यहाँ पे इस कंटेनर में जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी हाइड्रोजन वो होगा 400 टोर, और जो मीथेन प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो 500 टोर एक्सर्ट करेगी, और जो ऑक्सीजन प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो होगा 100 टोर। अब इंडिविजुअली
अलग-अलग जो हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, और ठीक है, जब हम इसको चौथे कंटेनर में शिफ्ट करेंगे और कंडीशन ये है कि उस कंटेनर का भी जो वॉल्यूम होगा वो 10 डेसीमीटर क्यूब ही होगा, तो फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन ये तीनों गैसेस जो इंडिविजुअली प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, जब इसको हम मिक्स कर देंगे तो जो इनका अलग-अलग प्रेशर था वही, जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो मिक्सचर में भी इनका वही प्रेशर होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास टोटल प्रेशर हमने कैलकुलेट करना हो तो पार्शियल का मतलब होता है पार्ट। पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्ट, यानी कि जो पार्ट, जिस पार्ट हाइड्रोजन, मीथेन, ठीक है, और ऑक्सीजन का जो पार्ट अलग-अलग प्रेशर में था 400, 500, 100, वो जब हम इसको मिक्स कर देंगे तो जो पार्ट वो अलग एक्सर्ट कर रही थी प्रेशर, वो क्या करेगी, मिक्सचर में भी वही होगा। तो इस तरह से Pt इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे जो हमने लिखे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इनको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल जो प्रेशर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1000 टोर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्शियल प्रेशर है इंडिविजुअली हर एक का, और ये टोटल प्रेशर है। क्लियर जी? अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, अब हमने कंडीशन जो लगाई थी वो ये थी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है, ठीक है, और जो गैसेज है वो नॉन रिएक्टिंग है और नॉन अट्रैक्शन है, क्योंकि अगर अट्रैक्शन आ जाएगी तो फिर क्या होगा, वो वैन डर वाल्स इक्वेशन है। इसी चैप्टर में आगे एक टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम ये कंडीशन हम अगर फुलफिल नहीं करेंगे, नॉन अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन जब आ जाती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि नॉन अट्रैक्शन यानी अट्रैक्शन नहीं है और नॉन रिएक्टिंग गैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो प्रेशर है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, वॉल्यूम तो हमने कंडीशन सेम रखी है, और इसके लिए जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो H2 और RT, R वैसे ही आइडियल गैस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी कि सेम टेम्परेचर और वॉल्यूम। इस तरह से इसके लिए फिर क्या होगा कि जो V है वो अगर हम नीचे लेके आएंगे तो PH2 इज इक्वल टू NH2, और ये हो जाएगा RT, और V इसके नीचे आ जाएगा, और ये जो फैक्टर है ये कांस्टेंट है। ठीक है जी? ठीक है, यानी कि अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते थे तो इक्वालिटी लगाते थे और उसकी जगह पे कोई कांस्टेंट। इसके उल्ट अगर करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इसको बैक लेके जाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट में, तो इक्वालिटी किस में चेंज हो जाएगी, प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट में, साइन में। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही प्रेशर, ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर विल बी द प्रेशर। इस तरह से मीथेन के लिए क्या होगा जी, CH4VNCH4RT, तो वॉल्यूम को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH4, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स फॉर मीथेन गैस ग्रेटर विल बी द प्रेशर। इस तरह से तीसरी जो गैस हमने ली थी वो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2। क्लियर जी? अब हम टोटल अगर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा कि हमारे पास इनकी जो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे जो RTV है वो कांस्टेंट है, तो PH2 के लिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के लिए, मीथेन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन दूसरी फॉर्म उसकी देखी है, उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो इसमें देखिए RT तीनों में कांस्टेंट आ रहा था, ठीक है, तो उसको हमने कांस्टेंट ले लिया। तो यहाँ पे जो NH, ठीक है, और CH4NO टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो कि जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे NT से, तो इनको अगर हम सम करें तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और ये वैसे रहेगा RT ओवर V, और V दूसरी जगह पे आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली, और यहाँ पे ये T फॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल प्रेशर। ठीक है जी?
तो ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर विल बी द टोटल प्रेशर। ठीक है, अब होता क्या है कि इन अ गिवन टाइम जो आपके पास टोटल प्रेशर होता है वो टोटल नंबर ऑफ कलेयन पर यूनिट एरिया के हिसाब से होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जी ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, अब ये टोटल प्रेशर के लिए लेट्स सपोज आपने क्या किया कि आपने गैसेस ली दो अलग-अलग कंटेनर में, ए गैस बी गैस, आपने क्या किया उसको मिक्स कर लिया। अब हमें क्या मिक्सचर का मिक्स हुई गैस का टोटल प्रेशर हमें पता है। ठीक है, अगर हमने इंडिविजुअली गैसेस का प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं, उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड पार्ट था आउटलाइंस का, कैलकुलेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। हमारे पास दो गैसेस हैं और उनका हमने इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो टोटल जो हमने गैस मिक्स की हुई है, हमें उसका जो है वो प्रेशर पता है और उसके लिए जो इक्वेशन भी अभी हमने देखी है वो ये है, इसको हम 1 नाम दे देते हैं। और हमने गैस ए का प्रेशर निकालना है, ठीक है, और गैस बी का हमने प्रेशर निकालना है, यानी कि हमने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन को टोटल पे डिवाइड करेंगे, जो टोटल पार्शियल प्रेशर वाली इक्वेशन है। कैसे जी, लेट्स सपोज कि हमारे पास पी टी, इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं, इसको 2, इसको 3 नाम दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 इक्वेशन हमारे पास पी ए वी एन ए आर टी, और टोटल इक्वेशन हमारे पास जो है वी एन टी आर टी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वी से कैंसिल हो जाएगा, आर टी से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा पी ए पी टी एन ए एन टी। ठीक है जी, अब हमने चूंकि पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक, किसका, गैस ए का, तो हम क्या करेंगे कि पी टी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी पी ए, ये ए जो है वो नीचे आपने लिखना है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एन टी इंटू पी टी। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है देखें, आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स को जब हम आइसोलेटेड इंडिविजुअली गैसेस के नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ए से, यानी कि अगर मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो जो गैस ए का पार्शियल प्रेशर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से पी बी के लिए भी क्या होगा, वो हो जाएगा एक्स बी इंटू पी टी। तो पी ए देखें, हमें टोटल जो गैस हमने मिक्स की हुई थी दो वैसल में, जो हमने ए गैस और बी गैस अलग-अलग थी, जो हमने तीसरे कंटेनर में मिक्स की हुई थी, हमें टोटल प्रेशर पता था। ठीक है, अब ए का कितना पार्ट इसमें, बी का कितना पार्ट है, वो हमने इस फार्मूला से, ठीक है, हमने उसको कैलकुलेट करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पी बी और पार्शियल प्रेशर पी ए। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बोर्ड में आता है कि जो जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 3 कंपोनेंट हैं जी गैस के, ठीक है, मिक्स हुए हैं, तो हमेशा इन तीनों का इंडिविजुअली जो कंपोनेंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन यूनिटी होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ए है 0.1, ठीक है, और बी है 0.2 और आपके पास जी सी है 0.3। क्लियर? तो इंडिविजुअली क्या है कि ये लेस देन है जी 1 से, लेकिन इनका जो सम होगा तीनों कंपोनेंट का जो सम होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा जी, वो यूनिटी के इक्वल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। हमने
एवोगैड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ और कैलकुलेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस को स्टडी किया। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।